गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडायवर्सिटी के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, वो किस किस फील्ड में उसका उपयोग किया जाता है, बायोडायवर्सिटी का उनका संकल्पना, ठीक है, किसने दी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोडायवर्सिटी होता क्या है? बायोडायवर्सिटी के अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करें तो ये है आपका बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी में यहाँ हिंदी में दिया हुआ है जैव विविधता। तो जैव विविधता, जैव का मतलब होता है कोई भी जीव, ठीक है, जीव, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और विविधता, विविधता का मतलब होता है उसमें पाए जाने वाले अंतर या फिर वैरायटी, ठीक है। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाले अंतर या उसमें पाए जाने वाली वैरायटी को क्या कहेंगे? जैव विविधता या फिर बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से जीवों के बीच में जो विविधताएं और डायवर्सिटी जो पाई जाएगी, कौन कौन से जीव होंगे? प्लांट, एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम जानते हैं कि जो प्रकृति है, पृथ्वी हमारा, उसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। प्लांट पाए जाएंगे, एनिमल पाए जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे और ना जाने कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये जो जीव जंतु पाए जाते हैं ये कोई भी व्यर्थ नहीं होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ उपयोग होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं वे अपने स्थान पर, ठीक है। और मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है। मिलकर क्या करेंगे? एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं और सभी जीव एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, अंतरक्रियाएँ उनमें होगी, ठीक है, और एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि ये बायोडायवर्सिटी की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, किसने दी थी? तो जो बायोडायवर्सिटी है उसकी संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी थी? 1986 में वाल्टर जी रोजन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैव विविधता को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। किसने? 1986 में वाल्टर जी रोजन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी को परिभाषित किया था। इन्होंने क्या बताया था बायोडायवर्सिटी के बारे में? कि ये जो प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाली विभिन्नता या फिर उनमें अंतर को ही क्या कहेंगे? बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता, ठीक है। तो ये हो गया इनके कॉन्सेप्ट के बारे में, संकल्पना के बारे में। और आगे हम देखते हैं इससे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो बायोडायवर्सिटी है वो कहाँ ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी कहाँ ज़्यादा पाई जाएगी? ग्लोब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ग्लोब हो गया, चलो ग्लोब बनाते हैं। ये हो गया आपका ग्लोब, ठीक है। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा हो गया। और ये ऊपर वाला हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है। और ये नीचे वाला हो गया आपका मकर रेखा। और ऊपर है ध्रुव, ठीक है, नीचे है ध्रुव, ठीक है। तो ये जो बीच वाला एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा वर्षा, ठीक है, अधिक गर्मी और वर्षा, ठीक है। जिन स्थानों पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उन स्थानों पर क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है? जैव विविधता या फिर बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है कि बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाएगी? जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है या फिर जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उन क्षेत्रों में जो बायोडायवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये तो हो गया ग्लोब के बारे में। अब हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग भारत बनाएंगे। ये ठीक नहीं बना है, और ठीक है। तो ये हो गया अपन लोगों का भारत। तो सबसे पहले किन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो जिन क्षेत्रों में वर्षा सबसे ज़्यादा होगी और गर्मी
जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पड़ेगी उन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाएगी। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया है, इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट। क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। ठीक है, ये हो गया आपका गुजरात और ये हो गया आपका कन्याकुमारी। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, पश्चिमी घाट। ठीक है, और दूसरा नंबर का कहाँ डायवर्सिटी पाई जाएगी? दूसरा नंबर का ये है आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, इन क्षेत्रों में आपका बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। ठीक है, यहीं पे आपका केरल में आपका साइलेंट वैली किस नाम से जाना जाता है? शांत घाटी, जिस क्षेत्र में जो है बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये आपका कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जानना कि बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा और गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है, उन क्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसमें से पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। ठीक है, जहाँ पे बायोडायवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाएगा। जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी उसे हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में तप्त स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बायोडायवर्सिटी किन स्थानों पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम उसके लेवल के बारे में जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बायोडायवर्सिटी के लेवल के बारे में बात करें तो ये जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला नंबर है वो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी है, दूसरा नंबर जो है वो स्पीसीज बायोडायवर्सिटी है और तीसरा नंबर जो है वो इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि हम आज सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में, कौन कौन से उनकी संकल्पनाएँ किसने दी और उसका उपयोग क्या है उसके बारे में बस देखेंगे। बस ये लेवल के बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि ये 3 प्रकार के होते हैं। जेनेटिक लेवल, ठीक है, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, तो जेनेटिक का मतलब क्या होता है? जीन। ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात है कि जीन के कारण जो होने वाली विविधता है जीवों में, जीन के कारण यहाँ विविधता उत्पन्न हो रही है। तो हम सीधे से कहेंगे कि जीन के कारण जो कोई भी जीव है उनमें विविधता पाई जा रही है, तो उसे हम जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से स्पीसीज बायोडायवर्सिटी, तो 2 या 2 से अधिक जातियों में पाए जाने वाली विविधता को हम क्या कहेंगे? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जातियों में पाए जाने वाले विविधता को क्या कहेंगे? स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। उसी प्रकार से है इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है, तो इकोसिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे जीव आपस में साथ साथ रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या होगा कि पारिस्थितिक स्तर पर जीवों की विविधता को हम इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारिस्थितिक स्तर पर जीवों की विविधता को हम इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी कहेंगे। तो ये हो गया लेवल के बारे में, बायोडायवर्सिटी के लेवल के बारे में। आगे हम देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, बायोडायवर्सिटी का हम क्यों इनका अध्ययन करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो जो बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी हमारे प्लांट हैं, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब साथ साथ हैं। ठीक है, तो इनका क्या महत्व है, ये किस प्रकार से हमें लाभ पहुंचाते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इसके महत्व है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो हम जहाँ तक पढ़े कि जीन में पाए जाने वाला जो अंतर है, वैरायटी है। ठीक है,
जेनेटिक बायोडायवर्सिटी में पढ़े कि इसके जीन में भी बहुत सारे वैरायटी पाई जाती है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसके कुछ जो डीएनए होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, कुछ जीन में परिवर्तन करके हम एक अच्छे गुणवत्ता का जो हम किस्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे धान और गेहूँ में हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर अच्छे किस्म के धान गेहूँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्रीकल्चर महत्व। इसके हम जीन में ही क्या करेंगे, जो टेक्निक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है, उसके माध्यम से उसमें जीन में या फिर उसके जो क्रोमोसोम है उसमें परिवर्तन करके हम एक अच्छे वैरायटी का किस्म का फसल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड जितने भी प्रकार के प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, पौधे प्लांट, उसका आधा भाग फूड के रूप में उपयोग किया जाता है। एनिमल का भी फूड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और हम जितने भी प्रकृति से प्राप्त करते हैं लगभग 80 से 90 जो % है वो हम पादपों का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों द्वारा किया जाता है। जैसे हम भी प्लांट का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और एनिमल भी भोजन का उपयोग प्लांट का जो उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि खाद्य के रूप में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। आगे देखते हैं औषधि का महत्व। ठीक है, तो औषधि के बारे में बात करें तो लाखों वर्ष पुराने सालों से ही औषधि का उपयोग किया जा रहा है, प्लांट का उपयोग किया जा रहा है, एनिमल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, उसमें से कुछ है सर्पगंधा, अश्वगंधा, यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका उपयोग मेडिसिन के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों को दूर किया जाता है इनके माध्यम से। ठीक है, तो औषधि का महत्व तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र। तो एक ये जो जीव जंतु हैं जो आपस में इकोलॉजी बनाते हैं, तो वो एक दूसरे का संतुलन बनाए रखते हैं खाद्य श्रृंखला के द्वारा। ठीक है, एक साइकिल बना के रखते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का भरण पोषण करते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स है जो चीज़ हमें कच्चा माल प्रदान होता है, जैसे कि गोंद, रबड़, ऊन। तो इंडस्ट्रीज़ में इन माध्यमों से और हमें और भी प्राप्त होते हैं। जो हमारा बायोडायवर्सिटी है उसके माध्यम से हमें बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए। तो हम इनके महत्व के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम बायोडायवर्सिटी से प्राप्त कर रहे हैं, उनसे हमको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंडस्ट्रीज़ में उपयोग, जिसमें हम गोंद, रबड़, ऊन, चमड़ा, लकड़ी वगैरह प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशंस के बारे में कि हमें बायोडायवर्सिटी से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। ठीक है, चलो।